गया। Force is an external agency which tries to change the shape, size or the state of rest or motion of the body. तो ये जो है सो किसी भी सरफेस पे किसी डायरेक्शन में अप्लाई हो सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर यह फोर्स जो है नॉर्मल टू द सरफेस, अगर ये मान लीजिए कि आपका सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस पे अगर नॉर्मल लग रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? Thrust. कोई भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन अगर किसी सरफेस पे नॉर्मल लग रहा है, माने परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? थ्रस्ट। तो वही लिखा हुआ है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए सरफेस। और देखा गया है कि थ्रस्ट जो है सो एग्जर्टेड बाय ए बॉडी प्लेस्ड ऑन ए सरफेस इज इक्वल टू वेट, यानी कि थ्रस्ट किसके बराबर है? वेट। कौन सा न्यूटन का फॉर्मूला बताता है? न्यूटन का इनर्शिया के बाद थर्ड वाला कि जैसे मान लो ये सरफेस है, इस पर एक बॉडी लगा हुआ है, तो इस पर हमको फोर्स बॉडी डायग्राम बनाना है। इस पर कौन सा फोर्स किधर लग रहा है? अब देखो, इस ऑब्जेक्ट है तो इसका जो है सो वेट किधर लगेगा? डाउनवर्ड। अब इस सरफेस पे जो है सो ये सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा, वही हो जाएगा थ्रस्ट, ठीक है। और वेट किसके बराबर हो जाएगा? थ्रस्ट के, यानी दोनों इक्वल हैं। सो द थ्रस्ट exerted by a body placed on a surface is equal to weight and it is same in whatsoever position the body is placed on the surface. तो thrust exerted by a body on a surface is equal to weight of the body. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये फोर्स ही हो गया थ्रस्ट, तो इसका क्या यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। और 1 न्यूटन में कितना टाइम? सीजीएस में 5। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट जो है सो केजीएफ है और सीजीएस में है ग्राम एफ। तो 1 केजीएफ बराबर कितना हो गया? 9.8 न्यूटन। क्यों? वेट है 1 किलो, जी हो गया आपका 9.8 और उतना फोर्स न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली 1 ग्राम फोर्स, तो 1 ग्राम फोर्स 1 न्यूटन को खाली सीधे कर दिया है कितना? 9.8 है ना, और ये है तुम्हारा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, और इधर ग्राम है, तो ग्राम को सीधे किए तो कितना हो गया? 3 जीरो कट गया ना, 3 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो बचेगा, तो 0.8। ये नहीं समझे इस बात को? समझ गया? चलो, तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ सरफेस एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। The effect of thrust on a surface depends on the area of the surface on which it acts. अगर एरिया ज़्यादा है तो ये क्या हो गया? थ्रस्ट बराबर क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया ज़्यादा है, प्रेशर यही ना है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो यही लिखता है, इफेक्ट ऑफ ए थ्रस्ट इज लेस ऑन ए लार्जर एरिया, मैंने एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो इफेक्ट इसका कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर छोटा सा एरिया है तो उस पर इफेक्ट बढ़ जाएगा। मतलब इसको कंपेयर करने के लिए तुमको 2 लेना होगा, P1 इज इक्वल टू एफ बाई A1 और P2 इज इक्वल टू एफ बाई A2। देखो, फोर्स दोनों जगह सेम रखे हैं, एरिया क्या कर दिए हैं? अलग अलग कर दिए हैं। अब मान लो कि एरिया A1 इज ग्रेटर देन एरिया A2। अब बताओ P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? P1 और A1 ज़्यादा है। P1 is smaller than P2. ठीक है।
अब इसी में एक एग्जांपल दिया है कि लूज सैंड पर आप खड़े हैं और लेटे हैं, तो जब खड़े हैं तो आपका सरफेस एरिया कम है और लेटे हैं तो जो है सो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो किस केस में जो है सो आपका ये सरफेस प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा धंसेंगे? खड़े होने में, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फोर्स दोनों में सेम है। फोर्स में क्या एक्ट हो रहा है, उसका बॉडी का वेट ही तो एक्ट कर रहा है ना। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट जो है सो किस में, तो ये तो प्रेशर वही हो गया, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, P इज इक्वल टू F/A। अब देखो ये क्या है, आपका प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इसका यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ थ्रस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एरिया। तो ऐसा यूनिट में जो है थ्रस्ट का हो गया न्यूटन और एरिया का हो गया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट में इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो है सो दिस यूनिट इज नेम पास्कल। इसको क्या बोलते हैं, पास्कल, आफ्टर द नेम ऑफ ब्लेज पास्कल। तो इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, पास्कल। तो 1 पास्कल बराबर क्या हो गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रहना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट है 1 पास्कल क्या हो जाएगा। अब इसको इस फॉर्मूला से कैसे डिवाइस करेंगे। 1 Pascal is equal to when a force of 1 Newton is applied on an area of 1 meter square, then the pressure is said to be 1 Pascal. ठीक है। However, if the thrust is measured in kgf, तो और एरिया जो है सो मीटर स्क्वायर, तो kgf पर मीटर स्क्वायर ये भी कॉमन नॉर्मल चीज़ है, कुछ नया चीज़ नहीं है। अब देखो प्रेशर के और भी कई यूनिट हैं। एक तो हो गया बार, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है कितना, 10 to the 5 Newton, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखना है इसको। अब मिली बार में क्या है, 1 बार में इतना 10 to the power 5 और मिली बार में -10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 1 मिली बार इज इक्वल टू 10 to the power -3 बार। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, 1 मिली बार इज इक्वल टू 10 to the power 2 Newton, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सो आपको जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन द बैरोमीटर। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, तो उसमें क्या हाइट है मरकरी का, उससे हम लोग ये करते हैं। तो देखो इसमें 2-3 चीज़ है, एक है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नहीं रहेगा तो ये वैल्यू वेरी करेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है, 76 cm। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 76 cm और 760 मिलीमीटर, ठीक ना, ऑफ मरकरी। और ये भी कहाँ, सी लेवल पर। ठीक है, और ये जो आया ए रीडिंग तुम्हारा कितना है के बराबर है, 180 m एटमॉस्फेयर के। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना हो गया, 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। और यह कितना के बराबर होता है, 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। और 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो फिर जो है सो 10 to the power 5 पास्कल हुआ ना जी, तो इसको कितना बार हो जाएगा, 1.013 बार। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। याद रहेगा।
ठीक है ना, यानी कि 10⁵ पास्कल तो होता है कितना, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो ही गया, और 10⁵ हो गया उधर, तो 1 बार बराबर हो गया 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। ये आपको ज़रूरत पड़ सकता है कैलकुलेशन में। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी कभी टॉर भी यूनिट यूज किया जाता है। कौन सा यूनिट? टॉर। वो इसमें क्या रिलेशन है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी। तो मैंने 1 mm जो हो गया, जितना mm हुआ उतना टॉर हो गया। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, 760 मिलीमीटर। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर 760 टॉर। तो याद रहेगा सब वैल्यू। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर, प्रेशर को कौन कौन अफेक्ट करता है। तो पहले इसका फॉर्मूला ही है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दो चीज़ ही इसको अफेक्ट करेगा, एक तो फोर्स और दूसरा एरिया। फोर्स कम तो प्रेशर कम, फोर्स ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज़्यादा तो फोर्स कम, प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया आपका एरिया पे डिपेंड किया और मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट पे। अब ये सिंपल सा चीज़ दिया है कि ब्रिक है जिसका वेट 4 kgf है, डायमेंशन 20-10-5 है, एग्जैक्ट मैक्सिमम तो 20-10-5। अगर 5 वाले अथी पर जो है सो इस वाले इस पर रहेगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 5 गुने 10, 50 ना होगा जी। इस नीचे वाले एरिया पर अगर वो खड़ा है तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10, तो एरिया हो गया 10×5 = 50। तो प्रेशर हो जाएगा 4 kgf, इसका वेट है तो 4 kgf/50। और इस केस में देख लो इसका एरिया जो है सो ये हो गया 20, ये हो गया 10, तो 20 नहीं है 200, तो 4 kgf/200 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए 0.02 kgf आ गया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका 0.08। तो कौन ज़्यादा बड़ा है? क्या बड़ा है? प्रेशर नहीं रे, प्रेशर तो एक का बड़ा है। एक का, इसका प्रेशर ज़्यादा है। ये मान लीजिए P1 है, ये P2 है, तो P1 इज ग्रेटर। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि एरिया कम है। एरिया A1 इज स्मॉलर देन एरिया A2, ठीक है। एक तो ये आपका निकल गया कि इस पे डिपेंड करता है। और अब आता है आइडेंटिकल अथी में। अब थर्स्ट अगर ज़्यादा लगेगा तो उस केस में जो है सो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब आता है कि वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने का क्या तरीका है, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो उसका भी आंसर इसी में है। एरिया घटा दो या फोर्स बढ़ा दो। हाँ, थ्रस्ट बढ़ा दीजिए या एरिया घटा दीजिए। अब एग्जांपल है एंड ऑफ अ नेल्स आर मेड पॉइंटेड सो दैट लार्ज प्रेशर इज एक्सर्टेड थ्रू। कांटी जो होता है ना, कांटी में देखोगे कि ऊपर में ऐसे गोला रहता है जिसका एरिया ज़्यादा हो गया, और ये नीचे आके एकदम पॉइंटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मारेंगे तो ये प्रेशर जाएगा, तो एरिया थ्रस्ट वही हुआ जितना तुम फोर्स अप्लाई किया, जो भी फोर्स तुम अप्लाई किया वो थ्रस्ट हो गया, और यहाँ पर एरिया हो गया बहुत छोटा सा, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और ये अंदर ज़्यादा धंसेगा, ठीक ना। द कटिंग टूल्स ऑल्सो हैव आइदर शार्प, जितना काटने वाला चाकू हो गया और भी जितना तलवार ये सब जो होता है सबका शार्प एज होता है। क्यों एज होता है शार्प? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट एकदम कम हो जाएगा, तो हल्का सा भी फोर्स लगाइए तो वो जो है सो अंदर धंस जाएगा, प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है।
तो एक तो हो गया एरिया, और वेज ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स घटाएं या एरिया बढ़ाएं, इज बाय रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस। अब जैसे वाइड वुडन स्लीपर्स, रेलवे ट्रैक जो रहता है उसके नीचे क्या रख दिए? वाइड वुडन स्लीपर, ऐसे हम लोग रखते हैं ना। तो अभी देख लीजिए वाइड वुडन स्लीपर रख लिए, तो ये क्या हो गया कि एरिया आपका, जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रहा था, ऐसे ही मान लीजिए कि जाता है ट्रैक पर, तो पूरा ट्रेन का लोड कहाँ पर रहता? इस ट्रैक पर रहता है, इस ट्रैक पर रहता है। प्रेशर, एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ये धंस सकता है। अब इसमें क्या किए आप? वुडन स्लीपर, लकड़ी का अभी जो है सो स्लैब सीमेंटेड रखते हैं, ठीक ना। तो अब इसका एरिया देखिए कितना हो गया? ये वाला एरिया हो गया, तो एरिया बढ़ गया पहले से। तो एरिया बढ़ गया तो फोर्स इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया बढ़ गया तो ये जो एफ क्या हो गया? वेट हो गया केजी एफ, मान लो कि ट्रेन का जो भी रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट है। इस वाले केस में भी वही लगेगा और इस वाले केस में भी वही लगेगा, लेकिन प्रेशर इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें प्रेशर कम लगेगा क्योंकि एरिया कम ज़्यादा है। ठीक है। अब देखो जितना जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का फाउंडेशन, जैसे जो भी बिल्डिंग बनता है ना, तो नीचे जो है सो क्या होता है? मोटा बनता है, और वो जो है सो ऊपर जाते जाते पतला जाता है। क्यों होता है? कि नीचे जो फाउंडेशन है ये एरिया बढ़ जाएगा, तो पूरा उसका वेट जो है सो ज़्यादा एरिया पर पड़ रहा है। ज़्यादा एरिया पर पड़ने की वजह से क्या हो जाएगा? प्रेशर कम लगेगा और बिल्डिंग धंसने का डर कम लगेगा, ठीक है ना। अब आइए प्रेशर इन फ्लूड। फ्लूड किसको कहते हैं? जो फ्लो कर सके। यस, तो फ्लूड जो है सो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि कोई भी सॉलिड जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करता है सरफेस पर, किस वजह से? अपने वेट की वजह से, ठीक ना। तो सिमिलरली अ फ्लूइड आल्सो एग्जर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट। किसके कारण प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? वेट, फ्लूइड भी और सॉलिड भी। लेकिन सॉलिड एग्जर्ट्स प्रेशर ओनली ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड। जो हम लोग उसमें डायग्राम में देखे थे कि ये मान लीजिए कि बॉडी है सॉलिड, और ये जो है सो सरफेस पर है, तो ये कहाँ फोर्स लगाएगा? सिर्फ यहाँ पे लगाएगा, इस सरफेस पे लगाएगा, ठीक है ना। लेकिन लिक्विड में क्या है? चारों तरफ से प्रेशर लगता है, चारों तरफ से फोर्स लगेगा, ठीक है। A solid exert pressure only on the surface on which it is placed at its bottom, but a fluid exert pressure on the bottom as well as on the walls of the container due to its tendency to flow. ये जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है, तो ये जो है सो नीचे भी लगाएगा और इस पर भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बांध के रखे हुए हैं आप। तो जहाँ जहाँ भी बैरियर है जो उसको बांधने से, बहने से रोक रहा है, उस पर वो क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर, ठीक ना। जबकि सॉलिड के केस में क्या था कि सिर्फ वो नीचे और जिस सरफेस पे है उसी सरफेस पर। उन्हें इस तरह से हम दो एग्जांपल लेते हैं, इसमें सॉलिड रख लेते हैं, ठीक है, और इसमें फ्लूइड है। तो इसमें प्रेशर किधर लगाएगा? सिर्फ नीचे, और इसमें कहाँ लगेगा? चारों तरफ, वॉल पर भी और नीचे भी, अंतर दोनों में, समझ गए। तो फ्लूइड देयरफॉर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फ्लूइड जो है सो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे, जबकि सॉलिड ओनली ऑन द surface on which it is kept. The fluid contained in a vessel exert pressure at all points and in all directions. हर पॉइंट पे प्रेशर और ऑल डायरेक्शन में प्रेशर। अब आते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे।
देखिए अब इसमें क्या है, एक वेसल ले लीजिए आप जो पानी से भरा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखिए, कई होल छोटा छोटा बना लीजिए, ठीक है ना। ये फ्री सरफेस है उसके नीचे। तो इसमें से क्या देखा गया कि लिक्विड जो है सो स्पर्ट्स आउट थ्रू ईच होल, हर होल से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो ये बाहर आ रहा है इसका मतलब क्या है, प्रेशर है तभी तो आ रहा है। अगर मान लो कि प्रेशर नहीं अप्लाई करता वॉल पे तो ये जो है सो बाहर नहीं आता। प्रेशर अप्लाई कर रहा था, यहाँ पर होल है उसके थ्रू ये बाहर आ गया। अब देखिए ए वाला जो आ रहा है इसका यहीं तक है, क्योंकि इसके ऊपर कितना का प्रेशर लग रहा है, इतना ही दूर का। लेकिन इस पॉइंट पर देखिए, तो इस पॉइंट पर देखिए हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि फ्लूइड भी जो है सो प्रेशर किसकी वजह से लगाता है, हैं? यस। तो अब बताइए किसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा होगा कि इसका वेट ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, बी का वेट ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा है तो ये जो है सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो हो गया यहाँ पर वेट हो गया, होल सब बराबर है, तो वेट ज़्यादा हो गया तो प्रेशर ज़्यादा, तो ये जो है सो आपको ज़्यादा दूर तक गया। ठीक है, नहीं समझ गए इस बात को। यही नीचे रहता तो इसका जो है सो वेट और इतना ज़्यादा रहता, और इस वेट के चलते ये और दूर तक फेंकाता। ठीक है ना। लिक्विड प्रेशर एट ए पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ, यानी इससे यही पता चला क्या कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। अब आइए प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम से कितना प्रेशर, तो उसका होता है H इंटू रो इंटू जी। H हो गया हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लीजिए ये आपका बॉडी है, प्रूफ करना है इसको, तो एक बीकर ले लिए या कोई भी बर्तन जिसमें लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी आपका क्या है, रो है। ठीक है, डेंसिटी बराबर हमेशा याद रखना है, क्या याद रहना है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, रो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। ठीक ना, मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। या इसको हम कर सकते हैं मास, वॉल्यूम क्या हो सकता है, एरिया, एरिया इंटू हाइट। ठीक ना। तब देखिए ये इसमें है आपका, इसका दो सरफेस हो गया PQ और RS। तो इसमें दोनों के बीच में, सरफेस के बीच में कितना गैप है, H। ये आपका H हाइट हो गया, तो ये आपका एरिया हो गया, तो एरिया मान लिया कितना है, A है। अब इस RS सरफेस पर, ये तो चूंकि वाटर के सरफेस के ऊपर है, यस लेवल पर है, तो इस पर कोई वाटर है, तो वेट जीरो, तो प्रेशर नहीं। यही अगर पानी के थोड़ा सा भी अंदर रहता, तो थोड़ा सा भी अगर डेप्थ रहता, तो जैसे मान लीजिए ऐसे रहता, और ये जो है सो आप सिलेंडर लिए हैं और पानी का लेवल यहाँ तक रहता, तो देखो पानी का इतना डेप्थ का तो वेट होता ना, और इस वजह से यहाँ पर भी प्रेशर लग जाता। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है, एकदम सरफेस पे है, तो इसके ऊपर जीरो प्रेशर लग रहा है, थ्रस्ट वेट जीरो, फोर्स जीरो, प्रेशर जीरो। जो भी प्रेशर लग रहा है यहाँ पर लग रहा है, कितना लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना हो गया, वेट, वेट कितना हो गया, mg, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया mg बटे एरिया। और m बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर प्रेशर इज इक्वल टू F बाई ए, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई
एरिया। तो हुआ ना फोर्स पर एरिया। फोर्स कितना लगा? फोर्स हाँ, वेट ही के चलते नहीं लग रहा है प्रेशर, थ्रस्ट। तो वेट, पानी का जितना वेट होगा तो वेट कितना होता है? mg। m जहाँ पर मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये एरिया है। अब इस फॉर्मूला से आइए, मास बराबर क्या हो जाएगा? मास डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, वो डेंसिटी वॉल्यूम इनटू मास। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डेंसिटी बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, है ना? तो m बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं, m है ना, डेंसिटी कितना है आपका? रो, डेंसिटी रो हो गया, वॉल्यूम और g बाई a, यही हो गया। अब देखिए वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? रो, वॉल्यूम बराबर क्या हो गया? एरिया इंटू डेंसिटी, हाइट। तो रो वॉल्यूम के जगह पर क्या लिख देंगे? एरिया इंटू हाइट g डिवाइडेड बाई a और a आपका कट गया, क्या बच गया? प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी, वेयर रो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, h हो गया हाइट, और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपको प्रूफ करना था। इसमें भी देखिए ऐसे ही प्रूफ किया है, कर लोगे पक्का? चलिए, तो अब ये हो गया। देखिए यही एक प्रेशर नहीं है, इसमें हम लोग एक चीज़ इग्नोर किए हैं। इग्नोर क्या किए हैं कि ये है, तो इस एरिया पर जो है सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही न रहा है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर हो जाएगा आपका, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है तो P0 प्लस P इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH। नहीं समझे? अरे भाई इसके ऊपर जो है सो हाँ समझ पक्का। अब आते हैं, यही चीज लिखा हुआ है, टोटल प्रेशर इन ए लिक्विड। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड, क्या क्या थी करेगा? फॉर्मूला से ही सब कुछ स्पष्ट है, कुछ नहीं करना है। P इज इक्वल टू रो एच जी, तो प्रेशर किस किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, हाइट और एक्सेलरेशन। यही देखिए ये तीन चीज है, फॉर्मूला से ही स्पष्ट है। और कैसे वेरी करेगा? अगर रो ज़्यादा होगा तो प्रेशर सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना? तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। हाउएवर प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है? शेप और साइज ऑफ द वेसल इन विच लिक्विड इज कंटेन्ड। मान लो कि ऐसा है, इस पे निर्भर नहीं करता है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना? और ना ही डिपेंड करता है एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स, कारण कि सीधे हाइट कितना गहरा है, डेंसिटी कितना है और इतना, तो शेप साइज पे नहीं निर्भर करेगा और कितना एरिया पर लगेगा। ये देखो हमेशा कंफ्यूज करेगा तुमको। सबसे कंफ्यूजिंग इसमें क्या हो जाएगा? जब भी पूछेगा कि प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, तो जैसे ही प्रेशर आ जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना? तो खट से तुमको देखो कि एरिया पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है ना? जबकि एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी, और इसमें एरिया कहीं नहीं है, ठीक है ना? हाँ एक केस हो सकता है, नहीं उस केस में भी नहीं होगा, सॉलिड में होगा। सॉलिड नहीं, फ्लूइड की बात हो रहा है ना, इधर लिक्विड होगा या गैस होगा,
ठीक ना, पक्का। प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी, तो किस किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी, हाइट और हाइट मैंने डेप्थ कह सकते हो, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी पे निर्भर नहीं करता है। अब देखिए लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, 5 लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डेप्थ, माने एच बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इन ए स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर हम लेते हैं तो इस प्लेन में प्रेशर हर जगह सेम रहेगा, इसके ऊपर अलग रहेगा, कम रहेगा, नीचे ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें सब जगह प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। अभी देखिए किस में लिए थे, सेम एट ऑल पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिए थे। अब जो है सो एक पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो इस पॉइंट पर जो है सो प्रेशर जो होगा, प्रेशर किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, चारों तरफ अप्लाई करता है, ठीक है ना, तो जो भी अप्लाई करेगा वो सब इक्वल होगा। प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, ठीक है ना, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। इसका तुमको अथी आएगा जब आगे पढ़ोगे ना, कि एक जो ऐसे है बर्तन, इसके अंदर एक है बॉडी, तब उसमें देखोगे कि प्रेशर इस पर भी लग रहा है और इस पर भी लग रहा है, तो ऑल डायरेक्शन में इक्वल है, तो ए वाला प्रेशर और ए वाला प्रेशर इक्वल होके दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट ए पॉइंट इनसाइड ए स्पेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, कौन कौन हो गया, स्टेशनरी पहला हो गया कि जैसे डेप्थ बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इक्वल होगा, और एक पॉइंट में हर डायरेक्शन में सेम होगा, और प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड। दो लिक्विड अलग अलग रहेगा, ठीक है ना, और डेप्थ सेम रहेगा, फिर भी दोनों में प्रेशर अलग रहेगा। कब? क्योंकि दोनों अलग अलग लिक्विड है, तो दोनों का डेंसिटी अलग अलग होगा। डेंसिटी अलग अलग होगा तो प्रेशर अलग अलग, यही चीज़ है ना, विथ इंक्रीज इन डेंसिटी। और लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, मतलब कोई भी लिक्विड को कहीं भी रख दो तो वो अपना लेवल अपने आप खोज लेता है, बना लेता है। कभी भी लिक्विड जो है सो ऐसे नहीं रहता है, हमेशा लिक्विड क्या रहेगा, एक लेवल में रहेगा। नाउ सम कॉन्सेक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर एच रो जी। अब देखिए, प्रेशर एट ए सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ डेप्थ इन रिवर वाटर। सी वाटर है और रिवर वाटर है, दोनों में आप सेम डेप्थ पर हैं, ठीक है ना, तो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, P इज इक्वल टू, सबसे पहले हमको लिखना है रो एच जी। हाइट सेम है तो हाइट को काट दिए, जी सेम है, कट गया, अब बच गया डेंसिटी पर। किसका डेंसिटी ज़्यादा है, सी वाटर का, तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, सी वाटर का, ठीक है। एप्लीकेशन समझ गए। अब डैम जो है, से डैम का वॉल ऑफ ए डैम इज मेड थिकर एट इट्स बॉटम। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रेशर जो भी लगेगा किसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से, इसका वेट कम है। नीचे वाला का देखो, इसका वेट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इस डैम के मोटाई को बेस में
बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, इसको बेस जो है ना डैम का, ये पानी जो आता है नदी में इकट्ठा होता है और हम लोग ये बांध बनाते हैं। तो बांध का जो बेस होता है काफ़ी चौड़ा होता है। चौड़ा क्यों होता है? थिकनेस, नीचे जो है सो प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि एच ज़्यादा है ना, रो जी एच, तो रो तो सेम हो गया, जी भी सेम हो गया, हाइट सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए काउंटर फोर्स अप्लाई करे, इसके लिए इसका बेस थिकर होता है। वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई, जैसे हर शहर उहर में देखता है पानी की टंकी बहुत ऊंचा पर रहता है। क्यों रहता है? कारण कि हाइट पर से जब आएगा तो प्रेशर जो है सो ज़्यादा होगा और तभी जो है सो हर घर में चला जाएगा। ठीक है ना। सप्लाई टैंक मस्ट ऑलवेज बी ए फ्यू मीटर हायर देन द लेवल एट विच सप्लाई ऑफ वाटर इज टू बी मेड। घर में भी टंकी जो रहता है ऊपर पर रहता है, इसीलिए कि क्योंकि वहाँ से ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से आएगा, वो पूरे सब जगह जाएगा। अब होता है डाइवर सूट। डाइवर बने गाड़ी चलाने वाला ना, डाइवर समुंदर में कूदने वाला, डाइव लगाने वाला। तो सी ड्राइवर में क्या होता है कि उनको अलग तरह का सूट चाहिए, कारण कि जैसे समुद्र के नीचे जब चले जाएंगे, ढेर नीचे चले जाएंगे, तो जितना नीचे जाएंगे वो एच हो गया, समुद्र का डेंसिटी रो हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये प्रेशर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ज़्यादा डीप चले जाइएगा तो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आपको एकदम चपटा कर देगा, आपकी जान चली जाएगी। ठीक है ना। तो इसके लिए अलग तरह का एक सूट होता है जो ये लोग पहनते हैं। किसका बना हुआ होता है? GRP। GRP क्या हो गया? ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक में ग्लास एम्बेडेड है, या कास्ट अल्मुनियम का रहता है, माने अल्मुनियम का वो रहता है जो उस प्रेशर को विथ स्टैंड कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो प्रेशर इनसाइड द सूट इज मेंटेन्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। जो स्पेस में जाता है वो लोग भी जो है सो ये करके जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर एकदम कम हो गया। तो प्रेशर कम हो गया, हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर है, ये ज़्यादा हो गया तो पूरा ब्लड प्रेशर जो है सो भ्राम से शरीर को फाड़ते हुए सारा खून बाहर और आप साफ। ठीक है। तो इसके लिए भी उन लोगों को भी एक स्पेस सूट रहता है, उस स्पेस सूट का भी प्रेशर कितना रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बना रहता है। ठीक है। अब देखिए साइज ऑफ गैस बबल इनसाइड वाटर। वाटर में देखिए नीचे जो है सो आपको क्या है? एक गैस बबल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। अब ये जो है सो ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बॉयल्स लॉ एक है, इसको याद रखना। चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ये सब आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग बॉयल्स लॉ याद रखो। उसमें है कि P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तब ये लागू नहीं होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है सो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए नीचे था तो मान लीजिए कि प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। ये थोड़ा ऊपर आया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, और ऊपर आया प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V3 हो गया। अब बताइए प्रेशर कौन ज़्यादा है? प्रेशर नीचे वाला कौन? P1 P1 ज़्यादा है। बदमाशी काहे करते हैं? इधर है।
तो ये हो गया आपका प्रेशर P1, P2 और P3। कौन सा प्रेशर सबसे ज़्यादा है? P1 ज़्यादा, P2 से P3 से P2 ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब देखिए वॉल्यूम V1, V2 और V3, कौन सा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा? V3, क्योंकि P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P कम होगा तो वॉल्यूम को क्या होगा? ज़्यादा होना होगा, तभी ना दोनों का कांस्टेंट बराबर होगा। अब जैसे मान लीजिए कि x और y, x गुने y बराबर मान लीजिए कि 100 है, ठीक है। तो x 1 तो y कितना हो जाएगा? 100। x 2 मैंने x बढ़ा तो y क्या होगा? 50। घटा। x 4 24। देख रहे हो, ये जो है सो बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। तो प्रेशर क्या हो रहा है कि घट रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ऊपर आते आते इसका क्या है? वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। तो यह है कि साइज ऑफ गैस बबल इनसाइड वाटर, जैसे ही ऊपर चढ़ता है इसका डायमीटर बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो जब सरफेस ऑफ लिक्विड हो जाता है तो प्रेशर मिनिमम हो जाएगा और साइज बबल का जो है सो मैक्सिमम हो जाएगा, समझे। अब आते हैं हम लोग